हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में लेकर आई हूँ जॉन डन की एक सॉनेट, डेथ बी नॉट प्राउड। यहाँ जॉन डन डेथ को पर्सोनिफाई करते हैं और डेथ से बात करते हुए दिखते हैं। उसे कहते हैं कि तुम प्राउड मत फील करो डेथ, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल या डरावनी नहीं हो, तुम तो नींद की एक झपकी के जैसी हो। तो हम इस सोनेट में पढ़ेंगे कि किस तरह से जॉन डन डेथ से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है जॉन डन। इनका लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो 1572 से 1631 के बीच का है, यानी 17th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। इनके कुछ कॉन्टेम्परेरीज हैं जिनका नाम वेल नोन है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर। कुछ हैं जो कि हम यूजुअली पढ़ते रहते हैं राइटर्स, वो इनके कॉन्टेम्परेरी रहे हैं। विलियम शेक्सपियर हैं। एक नाम है बेन जॉनसन का, जिन्हें एसेइस्ट के रूप में जाना जाता है। साथ में जॉन ड्राइडन है, एक क्रिटिक के रूप में बहुत जाने माने राइटर रहे हैं। एक हैं जॉन मिल्टन, जो कि पुरिटन पोइट के नाम से जाने जाते हैं। ये इनके कॉन्टेम्परेरी रहे हैं। इनको मेंशन करने का मेन मतलब ये है कि कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि वेल नोन राइटर हैं ये सारे के सारे, तो नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये किन के समकालीन थे, किन के कॉन्टेम्परेरी थे। तो हम बात कर रहे हैं जॉन डन की। सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह के पोइट हैं। जॉन डन का जब भी नाम आता है ना सामने, तो एक ही ख्याल आता है बस दिमाग में कि ये एक बेस्ट मेटाफिजिकल पोइट्स में से एक है। बेस्ट हैं ये, मतलब बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हैं मेटाफिजिकल पोइट्स की अगर बात की जाए तो। अब मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो क्या हैं, इसके लिए सबसे पहले हम मेटाफिजिक जो वर्ड है उसको जान लेते हैं। मेटाफिजिकल जो वर्ड है ये दो कॉम्बिनेशन से बन गया, दो वर्ड से। किससे? एक तो है मेटा, दूसरा है फिजिकल। अब इनकी बात करते हैं। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है परे यानी दूर। और फिजिक जो है उसका मतलब होता है शरीर, ठीक है, यानी शरीर से परे, या कहिए कि भौतिकता से परे। ये जो राइटर होते हैं ना, जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं, ये बात किसकी करते हैं? शरीर से परे की बात करते हैं। यानी यहाँ से इनका जो काम है स्टार्ट होता है, यानी शरीर का जिक्र करते हैं, शारीरिक चीजों की बात करते हैं, भौतिकता की बात करते हैं। स्पेशली शरीर से आप बॉडी से मत लीजिए, शरीर का मतलब होता है नश्वर चीजें, यानी भौतिकता की बात करते हुए ये कहाँ चले जाते हैं? ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर एटर्निटी की तरफ चले जाते हैं। आप कह सकते हैं कि एटर्निटी की तरफ चले जाते हैं। तो मेटाफिजिकल जो पोइट होंगे ना, वो क्या करेंगे? वो लिखेंगे बियॉन्ड फिजिक। यानी आप कह सकते हैं कि मेटाफिजिक्स मीन्स बियॉन्ड फिजिक और बियॉन्ड आवर वर्ल्ड, समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और एटर्निटी। यू कैन से कि स्पिरिचुअलिटी या एटर्निटी से रिलेटेड जो कुछ लिखा जाता है वो मेटाफिजिकल पोइट्स लिखते हैं। अब बात करें जॉन डन की, तो मेटाफिजिकल पोइट तो वो है ही है, साथ ही साथ वो इंग्लैंड के चर्च के अंदर पादरी के रूप में सबसे ज्यादा जाने जाते थे। यानी ये पादरी रहे हैं। जो इनकी वर्क्स है ना, जो हॉली सोनेट्स, जिसके अंदर से हमारी आज की सोनेट ली गई है, मतलब एक कलेक्शन है सोनेट्स का, पोम्स का, उसका टाइटल है हॉली सोनेट। उसके अंदर से आज की हमारी ये सोनेट ली गई है। ये इन्होंने लिखनी शुरू करी थी ये सोनेट्स जब वो एक पादरी बन गए थे इंग्लैंड के चर्च में। बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, पोइट रहे हैं ये। इनकी जो स्टाइल है वो एब्रप्ट ओपनिंग के लिए जानी जाती है। उसमें बहुत सारे पैराडॉक्सेस, विरोधाभास दिखाए जाते हैं, आयरनीज वगैरह, यानी कहिए कि एक मार्वेलस पोइट है ये। इसके बाद अब हम इनके फेमस वर्क्स पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कई बार नाम देखकर पूछ लिया जाता है कि द फ्ली किसने लिखी, द सनराइजिंग किसने लिखी। तो ये एक समझिए मास्टरपीस हैं जो इन्होंने लिखे। कुछ के नाम हमने आपके सामने मेंशन करे हैं। हम इनकी डेट भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कई बार होता है एग्जामिनर पूछ लेता है, आप देखते हैं तो आपको ध्यान आ जाता है। अब फ्ली की अगर बात करें तो ये देखा गया कि 1590s के अंदर माना गया है इसका पब्लिकेशन। द सनराइजिंग को 1633 का बताया जाता है। और एक चीज बहुत ही अच्छी है कि जो इनके मास्टरपीस आए हैं ना, उनका पब्लिकेशन जो टाइम दिया गया है वो 1633, 1633, 1633, यानी चार जो इनके मास्टरपीस हैं 1633 के ही हैं। द सनराइजिंग, द गुड मॉरो, द कैनोनाइजेशन एंड हॉली सोनेट्स। ये हॉली सोनेट्स वही है जिसके अंदर से हमारी आज की सोनेट ली गई है। अच्छा, एक और है द वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये 1611 की है।
तो ये भी बहुत जानी मानी इनकी वर्क है। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हो गए। ठीक है, अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं हमारी आज की जो सोनेट है उसके बारे में। तो सोनेट जो है हमारी, उसका पहले थीम देख लेते हैं कि किस थीम पर ये लिखी गई है। सोनेट का जो थीम है वो है डेथ, यानी यहाँ पे जो पोइट है वो डेथ को कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेथ जो है वो एक शॉर्ट स्लीप की तरह है, या आप कहिए कि एक नैप की तरह है, यानी एक झपकी की तरह है। वो कहते हैं कि डेथ जो है ना वो पावरलेस है। डेथ क्या है? पावरलेस है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो एक छोटी सी मतलब नींद की झपकी है। फिर यहाँ पे ये कहा, मतलब मेन जो है ना हमारी सोनेट का जो एसेंस निकल कर आता है वो यही आता है कि डेथ से डरने की जरूरत नहीं है, डेथ से डरो मत। स्टाइल जो उन्होंने यूज की है सोनेट को लिखने के लिए वो की है आयम्बिक पेंटामीटर में, यानी आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर ही लिखी जाती है यूजुअली सोनेट्स। इन्होंने उसी को फॉलो किया है। ये हॉली सोनेट्स में से ली गई है। हॉली सोनेट जो एक टाइटल है वो है कलेक्शन ऑफ सोनेट्स का, जो कि लिखी हैं किसने? जॉन डन ने। और लगभग 19 सोनेट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, जिनमें से एक है हमारी आज की ये सोनेट। तो ये जो हमारी आज की सोनेट है ना, इसका स्पेशली कोई टाइटल नहीं दिया गया, इसकी वेरी फर्स्ट लाइन को ही इसका मेन टाइटल बनाया गया है। या ये जो सोनेट है हमें मैसेज भी कन्वे कर रही है। वो क्या? कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बिलीफ है, एक विश्वास है कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है, यानी डेथ के बाद में लाइफ खत्म नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाइफ एटर्नल है। हम यहाँ मर जाएंगे, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो कभी खत्म नहीं होती, वो सर्वाइव करती है, हमेशा एटर्निटी पे चली जाती है। यानी अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात की जाए या हिंदू बिलीफ्स की बात की जाए तो यहाँ के लोग भी तो बिलीव करते हैं ना इस चीज के अंदर कि आत्मा अमर है, स्वर्ग है, नर्क है, ये बातें करते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ये सब चीजें मानी जाती हैं। तो ये जो हमारी पोम है ये इस तरह का कुछ मैसेज जो है वो कन्वे करती है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी पोम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। हमारी जो आज की पोम है, जो हमारी सोनेट है, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके अंदर आपको हार्ड वर्ड स्क्रीन पर दिखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ के साथ इजी लैंग्वेज में दिखती रहेगी। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपके लिए हमने फ्री पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें हम। ठीक है, वेरी फर्स्ट लाइन देख लीजिए। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी। अब देखिए ये जो है ना आर्केइक वर्ड्स हैं, दी, दाऊ, ये जो वर्ड आएंगे ये आर्केइक वर्ड होते हैं। दी, यू, योर, इन सब चीजों से बनते हैं, जो आपके सामने एक मतलब इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर साइड में आपको दिखाई भी देते रहेंगे। कुछ जो टफ वर्ड्स होंगे वो साथ के साथ आपको दिखेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी हम डिस्कस करते जाएंगे। पहली लाइन के अंदर ही देखते हैं, वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर ही क्या है कि डेथ बी नॉट प्राउड। क्या कहते हैं कि डेथ प्राउड मत करो, घमंड मत करो, अभिमान मत करो। दाउ सम हैव कॉल्ड दी, कि माइटी एंड ड्रेडफुल, कि कुछ लोग, दी कि तुम्हें कुछ लोग क्या कहते हैं कि तुम माइटी हो, ड्रेडफुल हो। माइटी और ड्रेडफुल क्या होता है? माइटी होता है पावरफुल, एंड ड्रेडफुल का मतलब होता है फियरसम, यानी डरावनी, कि तुम डरावनी नहीं हो, तुम पावरफुल नहीं हो, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हें। कुछ लोग तुम्हें कहते हैं तुम नहीं हो, ना तो डरावनी हो, ना तुम पावरफुल हो, माइटी हो। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, इस तरह की तुम बिल्कुल भी नहीं हो। फॉर दोज whom दाउ थिंक्स दाउ डू ओवरथ्रो, कि उन लोगों को, मतलब वो लोग जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि तुम बहुत ड्रेडफुल हो, तुम बहुत माइटी हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको तुम सच में ही अपने कब्जे में ले लेती हो, तुम सच में ही जिनको हरा देती हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो तुम्हें पावरफुल मानते हैं, वो तुमसे डर जाते हैं, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हारा नेचर ऐसा नहीं है। तुम क्या हो? डाई नॉट, तुम मारती नहीं हो, यानी तुम मार नहीं सकती। पुअर डेथ, यानी एक तरह से समझो उस पर दया दिखा रहा है डेथ पे, डेथ को पर्सोनिफाई कर लिया, एक इंसान की तरह उससे बात कर रहा है। देखो, क्योंकि डेथ जो है उसको कह रहा है प्राउड। या प्राउड जो है ना, ये क्या है? ये इंसान के अंदर आ जाता है। ये प्राउड, ये कभी भी डेथ के अंदर नहीं आ सकता, लाइफ के अंदर नहीं आ सकता, इंसान में आता है प्राउड। तो यहाँ डेथ एक तरह से क्या हो गया? पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सोनिफिकेशन यहाँ यूज कर लिया। क्या कह रहा है? और ऊपर से देखिए पुअर और बोल रहा है। पुअर यानी उस पर दया दिखा रहा है, यानी एक इंसान इसको मान के चल रहा है। क्या कह रहा है? पुअर डेथ नॉट येट कैन दाउ किल मी, कि तुम पे तो मुझे दया आती है,
तुम ऐसी नहीं हो, तुम मार नहीं सकती, उनको भी नहीं मार सकती जिनको तुम हरा देती हो। यानी मान लो कोई इंसान मर गया तो डेथ, तुम ये मत सोचो कि वो मर गया, तुमने मार दिया तो तुमने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली। नहीं, कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरीके से मरता नहीं है, उसका शरीर खत्म होता है। यहाँ देखो, आप पहले एक चीज समझ लो, जो बात की जा रही है ना, वो बात की जा रही है एटर्निटी की, ठीक है, आत्मा की। यहाँ बात शरीर की नहीं हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, और आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो यहाँ डेथ को बार बार जो बोला जा रहा है ना कि तुम मार नहीं सकती, तुम मार नहीं सकती, यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही। डेथ शरीर को तो मार देगी लेकिन आत्मा को नहीं मार सकती। तो ये उसी की बात कर रहा है कि डाई नॉट पुअर डेथ, यानी नहीं मार सकती हो तुम नहीं मार सकती। नोर येट कांट दाउ किल मी, मुझे भी नहीं मार सकती हो तुम, उन लोगों को भी नहीं जो तुमसे डरते हैं, जो तुम्हें डरावनी समझते हैं, जो तुम्हें बहुत पावरफुल समझते हैं, उनको भी नहीं मार सकती, तुम मुझे भी नहीं मार सकती। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, कि तुम कैसी हो, पता है कैसी हो तुम हो ऐसी जैसे कि नींद होती है, जिससे कि आराम मिलता है। तुम ऐसी हो, तुम्हारी जो छवि है, तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारी जो इमेज है मेरी नज़र में, वो ऐसी है। क्योंकि देखो, जॉन डन जो थे ना, वो पादरी बन गए थे चर्च में। और पादरी, या कहिए कि जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें तो जो पुजारी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से जुड़ जाते हैं, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, वो मतलब एक तरह से ना ईश्वर से मतलब इतना जुड़ाव महसूस करने लग जाते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर जीवन से मरण से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे जॉन डन की हो गई थी। जॉन डन जो है वो डेथ नहीं मानते थे, वो डेथ को सिर्फ एक मतलब झपकी मानते थे, एक नींद की झपकी, कि इंसान मरा है यानी उसका शरीर मरा है, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो जीवित है, वो जाकर भगवान से मिल गई। अब वो उस दुनिया में चली गई, इंसान से वो भगवान की दुनिया में चली गई। तो ये कह रहा है कि तुम क्या हो, तुम तो रेस्ट हो, स्लीप हो, यानी नींद हो जो आराम देती है। बस यही इमेज बनी हुई है मेरी नज़र में तुम्हारी। यानी जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी की, वो तुम्हें क्या मानते हैं? वो तुम्हें सिर्फ नींद मानते हैं, एक झपकी मानते हैं जो कि आराम देती है। यूजुअली शरीर को आराम देने के लिए नींद लेनी पड़ती है, और आत्मा को आराम देने के लिए मौत तुम आती हो। समझ रहे हैं आप? चलिए अगली लाइन देखते हैं हम। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। प्लेजर यानी एंजॉयमेंट, कि उतना ही आराम मिलता है तुम्हारे आने से जितना कि स्लीप में आता है, जितना कि नींद आने से शरीर को मिलता है, उतना ही मौत आने से आत्मा को आराम मिलता है। यानी एक बार के लिए बस थोड़ा सा आराम देती हो, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो तुम। एंड सून आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो। एंड सुनेस्ट, सून बोल सकते हैं इसको, जल्दी, सुनेस्ट यानी बहुत ही जल्दी। एंड सुनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, और जल्दी ही बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग दुनिया में से तुम्हारे साथ चले जाएंगे। मैं मानता हूँ, और जाते हैं, ये चीज मैं एग्री करता हूँ, बहुत जल्दी चले जाएंगे। जो मेरे क्लोज हैं या बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे नेक इंसान है, तुम्हारे साथ चले जाएंगे। और यूजुअली ऐसा होता भी है कि जो बहुत अच्छे होते हैं, दिल के नेक होते हैं, सच्चे होते हैं, उन्हें भगवान जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं जॉन डन, कि मैं मानता हूं जो बेस्ट लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तुम दी यानी यू, तुम अपने साथ उन्हें ले जाओगी, मैं जानता हूं। लेकिन क्या होगा? रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, तुम ले जाओगी किस चीज के लिए? रेस्ट देने के लिए, उनकी बोन्स को, खाली यानी शरीर को भाई, खाली उनके शरीर को आराम मिलेगा, उनकी बोन को आराम मिलेगा बस। खाली सोल की तो डिलीवरी होगी, यानी सोल जो है वो तो मुक्त हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। आत्मा तो दूसरे दुनिया के अंदर चली जाएगी। और ये दूसरी दुनिया कौन सी है? ये कौन सी है? ये भगवान की दुनिया है, यानी गॉड के पास में चली जाएगी आत्मा। और वहां पे वो हर तरह की परेशानियों से दूर है, वहां पे उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली, वहां पे वो बिल्कुल मुक्त है, आजाद है, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो इन 8 लाइन के अंदर, इस ऑक्टेव के अंदर, यहाँ पे जॉन डन ने डेथ को क्या बताया है? डेथ को सिर्फ एक स्लीप बताया, और वो भी शॉर्ट स्लीप, मीन्स अ नैप ओनली, झपकी। चलिए आगे चलते हैं। Thou art slave to fate। अब देखो, अब ये क्या कहती है, यहाँ की लाइन क्या कहती है हमें? यहाँ की लाइन ये कहती है हमें कि यहाँ जॉन डन ये बताना चाह रहे हैं कि तुम
डेथ, दाओ यानी यू, कि तुम डेथ क्या हो। आर्ट, आर्ट का मतलब यहाँ आर है, यू आर, यानी यू आया ना यहाँ पे, यू के साथ आर आया, कि तुम दासी हो, स्लेव हो। तुम किसकी स्लेव हो? फेट की, यानी भाग्य की, चांस की। देखिए अभी आपको लाइन की पूरी बताऊंगी जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से दासी बताया। किंग्स की, डेस्परेट मैन, डेस्परेट मैन होते हैं जैसे मतलब जो होपलेस हो गए हैं बिल्कुल, जिनको कोई भी मतलब अपने जीवन में कोई आशा ही नहीं रही है, होपलेस हो जाते हैं ना, जो डेस्परेट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि तुम, मैं मानता हूं कि दासी हो, किनकी? भाग्य की। कैसे? कि डेथ जो है ना वो किसी के ऊपर जबरदस्ती अपना हक नहीं जता सकती। वो क्या होता है, कई बार होते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना होपलेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और आपने सुना होगा कि सुसाइड वगैरह कर लेता है। तो ऐसे लोगों के हाथों की तुम दासी हो। किंग जो कि मतलब किसी को भी मारने का फरमान दे देते हैं, तुम उनके हाथों की दासी हो। चांस, चांस यानी जैसे कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और मिसहैपनिंग हो जाती है, उन लोगों की दासी हो। यानी तुम जबरदस्ती नहीं जा सकती किसी के पास में, तुम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम अगर जबरदस्ती कर सकती हो ना तो सिर्फ इन लोगों की कर सकती हो, इन लोगों के लिए तो तुम दास हो। लेकिन एंड, आगे देखिए क्या है, एंड डू, डॉस्ट लिख रखा है, इसका मतलब डू है, डू विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, कि तुम उन लोगों के साथ में रह सकती हो, वहां रह सकती हो जहां पॉइजन है, जहां वार है, जहां सिकनेस है। तुम कहां रह सकती हो? तुम्हारा जो जगह है रहने की वो कहां पर है? पॉइजन यानी जहर, जहर जो लोग खा लेते हैं, जहर के पास रहती हो तुम। वार, वार क्या होता है? वार होता है युद्ध, यानी जहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं वहां पे। सिकनेस यानी जब बीमारियां हैं वहां पे हो तुम। ये जो होंगी, मतलब कोई जहर खा लेगा तो तुम आ सकती हो, युद्ध हो रहा होगा, कोई ना कोई मरेगा, तुम वहां पे पहुंच जाती हो। सिकनेस, बहुत गंभीर किसी को बीमारी हो गई तो तुम वहां पे पहुंच सकती हो, तो तुम वहां पर रहती हो। एंड, और कहां रहती हो? एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अ स्लीप एज वेल। और ये तुम क्या है, मतलब तुम किस तरीके से हो? पॉपी होती है अफीम, एक तरह से मतलब ओपियम प्लांट को बोलते हैं पॉपी। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अ स्लीप एज वेल। हमें तो तुम ऐसी लगती हो, यानी हमारे लिए तो तुम कैसी हो? हमारे लिए तुम कैसी हो? नींद की जैसी हो। और वो नींद जो कब आती है? पॉपी खाने से आ जाती है। जो अगर मान लो किसी ने अफीम चख ली तो उसके बाद में जो नशा हो जाता है, जो हल्की सा जैसे नींद का सा घुमेर बन जाता है, कि तुम तो हमें वो वाला रिलैक्स देती हो जब कोई पॉपी खाने के बाद में आ जाती है। यानी जैसे कि अफीम खाने के बाद में कोई सो जाता है, बहुत अच्छी वाली डीप वाली, बहुत साउंड वाली स्लीप के अंदर सो जाता है, वैसी वाली नींद की तरह हो तुम तो। लेकिन वो भी कैसी हो? क्षण मात्र की, बिल्कुल छोटी सी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, देखिए फिर से ये जो वर्ड्स है ना, ये आर्किक वर्ड है, जैसा हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। दाई है, दाऊ है, दाई से होता है, दाई का मतलब है योर। ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइड के अंदर, स्लाइड के अंदर हमने ये चीजें लगा रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आप उस किससे क्या है आपको पता रहेगा कि वर्ड अगर कहीं पर आपका अगर रह जाता है, छूट जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो पर वापस से आकर भी इसको देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और उससे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। आप चैनल पर जाएंगे और अपना वीडियो जो भी आपको देखना होगा वो आप देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो आपने। चलिए करते हैं। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक वाई स्वेल्स दाउ देन। अभी कह रहे हैं कि सॉरी, कि आपके, अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं कि आप जो लोगों के ऊपर आक्रमण करती हैं, प्रहार करती हैं अगर, तो क्यों तुम मतलब, एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, कि जो ये सारी चीजें हैं तुम उन चीजों की वजह से क्यों तुम घमंडी बन जाती हो, क्यों इतना घमंड कर लेती हो? क्योंकि ये जब है युद्ध आता है, मतलब युद्ध जब होता है, बीमारी अगर कोई आ जाती है तो हो सकता है कि हाँ तुम आ जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हें नींद जैसा मानता हूं। अगर नींद की अगर कोई झपकी आ गई, नींद ने अगर हमारे ऊपर कोई प्रहार कर दिया, उससे ज्यादा बेटर नहीं हो तुम, उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो तुम किस बात की घमंड कर रही हो? तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ नींद की एक झपकी मानता हूं। वन, देखो आगे कह भी रहा है, वन शॉर्ट स्लीप, तुम क्या हो मेरे लिए? सिर्फ एक छोटी सी नींद हो। और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? वी वेक एटर्नली, हम क्या होंगे? एटर्नली का मतलब होता है हमेशा के लिए, मीन्स
एटर्नली, बिल्कुल एकदम, मतलब कभी भी खत्म नहीं होता, फॉरएवर। हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। एक छोटी सी नींद आएगी और बाद में क्या होगा, हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। यानी तुम किस बात का घमंड करती हो? तुम उससे ज्यादा बेटर नहीं हो। जैसे अफीम किसी ने चख लिया और नींद आ गई, बस वैसी ही हो, बस उतना ही है तुम्हारा प्रहार, बस उतना ही है, उतना ही परेशान कर सकती हो बस तुम, जितना कि एक अफीम का नशा करता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम क्या हो? एक शॉर्ट स्लीप हो। बार बार आ रहा है ये वर्ड। ये छोटे क्वेश्चंस के अंदर पूछ भी लेते हैं कि यहाँ पर जो ये जो सोनेट है, इसके अंदर जो स्लम्बर है या जो नींद है, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, या इस तरह से भी पूछ ले कि जो डेथ है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। तो आप लिखेंगे शॉर्ट स्लीप के साथ कंपेयर किया गया है। नैप भी वर्ड आ सकता है, शॉर्ट स्लीप नहीं होगा तो नैप भी आ सकता है, NAP, नैप, यानी एक छोटी सी झपकी, ये वर्ड भी आ सकता है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तुम तो सिर्फ एक छोटी सी झपकी हो और उसके बाद हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। हमेशा के लिए हम कौन? यानी सोल, आत्मा जो है वो, उसकी बात कर रहा है कि हमारी जो आत्मा है वो हमेशा के लिए जाग जाएगी। और क्या होगा? एंड डेथ शैल बी नो मोर, और वहां पर मौत जो है वो नहीं होती, वहां मृत्यु नहीं होती, क्योंकि सोल जो है वो कभी भी नहीं मरती। ठीक है, तो वहां डेथ नहीं होगी। डेथ दाउ शैल डाई, वहां तो डेथ भी मर जाती है, यानी तुम भी मर जाओगी, वहां तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ डेथ जो है फिर उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसको क्या बोल दिया, उसको कह दिया ना डाई, कि डेथ को भी डाई बोला है, तो यहाँ फिर पर्सोनिफिकेशन यूज कर लिया। क्या कहा है कि जहां आत्मा पहुंच जाती है परमात्मा के पास में, वहां पे फिर मृत्यु कुछ नहीं कर सकती, वहां डेथ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब सोल की बात आती है ना, सोल डेथ और बर्थ दोनों से बिल्कुल एकदम अलग है। चाहे डेथ की बात कर लो, चाहे बर्थ की बात कर लो, सोल उनसे बहुत ऊपर है। सोल इन चीजों से बहुत मुक्त है कि जब सोल जो है वो परपेचुअल हो जाती है, वो एटर्निटी की तरफ चली जाती है, तो फिर वहां डेथ कुछ काम नहीं करती। तो यहाँ डेथ को पर्सोनिफाई किया। तो यहाँ तक आपकी सोनेट थी, ये कंप्लीट हो गई है। ऑक्टेव और सेस्टेट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, यानी पहले 8 लाइनें का एक स्टेंजा दिया है, 8 लाइन्स का एक स्टेंजा दिया है, देन 6 लाइन्स का स्टेंजा दिया है। इस तरीके से 14 लाइन्स में कंप्लीट होती है। अब हम देख लेते हैं कि पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी एक सोनेट है और शेक्सपियर की जो हम सोनेट पढ़ते हैं वो भी सोनेट होती है, यानी होती वो टोटल 14 लाइन्स की ही है। दोनों के अंदर 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन किस तरह से उनको बांटा जाता है, कैसे? तो देखो, ये पेट्रार्कन सोनेट का पार्ट है जो आज हमने पढ़ा। इसके अंदर क्या होता है, एक ऑक्टेव होता है, यानी जो लाइन्स होती है ना, स्टार्टिंग की 8 लाइन्स हैं वो ऑक्टेव होती हैं, 8 लाइन में डिवाइड होती है। 8 लाइनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, 8 लाइन्स, उसको बोलते हैं ऑक्टेव। ओके, और 6 लाइन जो होती हैं उनको बोलते हैं सेस्टेट। तो पेट्रार्कन जो सोनेट है वो इस तरह से कैटेगराइज की जाती है, पहले ऊपर 8 लाइनें होंगी, फिर नीचे 6 लाइन होंगी, और जो 8 लाइन्स होंगी ना, उसके बाद में आएगा एक पोइटिक टर्न, यानी चेंज आ जाता है। बिल्कुल देखिए, 8 लाइन जब खत्म हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे पहले तो वो डेथ को बताता रहा कि बेटा तुम क्या हो, अपने आप को ज्यादा घमंडी मत समझो, तू कुछ भी नहीं हो। फिर उसके बाद में 6 लाइन्स में वो बताता है कि तुम दासी हो एक तरह से, हाँ तुम कुछ नहीं हो, दासी हो, किन किन लोगों के हाथों दासी हो, और तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आत्मा की बात की जाए तो आत्मा के ऊपर तो तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता। तो 8 लाइन्स के अंदर जो है वो यहाँ पर उसने अपना एक जो थीम है, जो अपना मेन जो सब्जेक्ट है उसको डेवलप किया है। उसके बाद एक पोइटिक टर्न आ गया, देन 6 लाइन्स के अंदर कंक्लूजन डाल दिया। यही शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर कुछ इस तरीके से हो जाता है। और सोनेट का हमने एक अलग से वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो सोनेट के ऊपर एक पूरा वीडियो है कंप्लीट, वहाँ पे पूरा डिटेल से पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट डिस्कस की गई है, वहाँ आप देख सकते हैं। चलिए, ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।